मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपके बीच में और आज हम डिस्कशन करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर्स पे। जैसे आप सभी जानते हैं और आपने मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया के ज़रिए भी देखा होगा कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे लेह लद्दाख एरिया में काफ़ी टेंशन है। दोनों तरफ की फ़ौजें आपस में लग चुकी हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है। इस वक़्त दोनों की फ़ौजें आमने-सामने हैं, जहाज़ आमने-सामने हैं, तोपखाने आमने-सामने हैं, टैंक आमने-सामने हैं और किसी वक़्त भी एक छोटी-सी चिंगारी से ये एक बड़े युद्ध में ये बदल सकती है। तो ये हालात ऐसे क्यों हुए? ये हालात क्या पहली दफ़ा बने या क्यों हालात का कारण क्या था? इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है वो विस्तारवादी नीति से चलता है। उसका एग्रेशन कब काम है? 1950s में आप जानते हैं एग्रेशन का सबसे पहला जो शिकार बना था चाइना का, वो बना था तिब्बत। तिब्बत एक पूरा देश था, चाइना का बॉर्डर हमसे नहीं लगता था, तिब्बत का बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ लगता था, लेकिन चाइना ने 1950s में तिब्बत को भी हड़प लिया था, एग्रेस कर लिया था। और उसके बाद जब उसका बॉर्डर तिब्बत के बॉर्डर जो उसने अपने में मिलाया, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के साथ उसका बॉर्डर मिला और भारत के साथ जब बॉर्डर मिला तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी एग्रेशन करता रहा, चपा चपा जैसे आगे चलते रहे। दो रीज़न मैं आपको बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। एक तो इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो है LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है उसमें एक डिमार्केशन होती है, कुछ लाइन डिविजन्स हैं, कुछ मार्क हैं, कुछ बुत्तियाँ लगी हैं, कुछ डिमार्केशन ऐसी है जिसे मालूम चलता है ये इंडिया साइड है और दूसरा पाकिस्तान की साइड है। और जहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो है चाइना की तरफ, जो कि इससे पहले मैक लाइन हुआ करती थी, जो कि चाइना उस पर नहीं मानता है। वो एक्चुअल लाइन पे कंट्रोल पे चल रहा था और एक्चुअल लाइन पे है, यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं होती। चाइना और इंडिया बॉर्डर पे कोई डिमार्केशन नहीं है। जहाँ पे जो है वहीं पे जो जिसके पास पोजीशन है वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, वही लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब उसका पोजीशन वहीं तक है। तो वो चाइना की विस्तारवादी नीति थी, वो आगे बढ़ता रहा, वो जब बढ़ता रहा तो बढ़ता रहा, वैसे ही उसकी डिमार्केशन आगे होती रही। यहाँ तक कि जब 1962 से पहले भी वो इसकी ये हालत रही, मैं आगे उसमें बताऊंगा। लेकिन 1962 में जब चाइना ने इंडिया पे हिंदी चीनी भाई भाई बोल के अटैक किया था, उस वक़्त हमारा नुकसान क्या हुआ था, अब उस पर हम विचार करते हैं। मैं बताऊं कि इंडियन तरफ से इंडिया के जो कितने आदमी मारे गए थे, 1183 जो हमारे सोल्जर जो थे वो मारे गए थे। 1047 जो थे हमारे सोल्जर इंजर्ड हुए थे। 1699 जो थे ये लापता हो गए थे, हमारी फौज जो लापता हो गई थी। और 3068 जो थे ये हमारे जो फौजी थे ये कैप्चर्ड हो गए थे बाय द एनिमीज। गोया कि चाइना ने इन्हें कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था। और चाइना की तरफ क्या हुआ था, चाइना के 722 जो फौजी जो मारे गए थे, 1697 जो थे वो इंजर्ड हुए थे। गोया कि हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। और आपसे एक और बात बता दूं कि उस वक्त चाइना के 80,000 सैनिकों ने हिंदुस्तान पे अटैक किया था, जबकि इंडिया के जो सैनिक थे वो 10 से 12,000 सैनिक थे जिन्होंने देश को डिफेंड किया था, देश की रखवाली की थी। ये युद्ध जो था वो तकरीबन 1 महीना चला। और उसके बाद, इस चलने के बाद और उसके साथ साथ नुकसान दूसरा क्या हुआ कि एक जो एरिया है जिसे हम एक्साइज चीन बोलते हैं, वो एरिया हिंदुस्तान का चाइना ने कवर कर लिया था, वो एग्रेस कर लिया था, जिसका कुल जो क्षेत्रफल था वो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर था। वो हिस्सा जो था तो वो चाइना ने हथिया लिया था। अब कारण क्या था, ये चीज़ें क्या हुई थी और उसके बाद क्या हुई कि आज जो हालात हैं ये कशीदगी क्यों हुई थी? चूँकि चाइना को ये जब से देश आज़ाद हुए तब से उससे कोई भी ऐसी देश की सरकार रही है
जो चाइना को कहीं जाके उसे रोके, उसकी एग्रेशन की जो पॉलिसी है उस पे कोई एक विराम लगाए। लेकिन जो इस वक्त नई सरकार आई, उन्होंने जब बॉर्डर की हालत देखी कि बॉर्डर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, तो उन्होंने जब उसे स्ट्रेंथन करने की बात की, जब नए रोड्स बनाए, जब नए ब्रिज बनाने लगे, जब वहाँ पे हवाई स्ट्रिपें बनने लगी, तो चाइना को ये देख के एतराज़ हुआ। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया, और जब भारत ने उसकी परवाह नहीं की और अपना काम जारी रखा, तो चाइना ने अपनी फोर्स डिप्लाई करके भी और थ्रू डिप्लाई की, और तो और उनके जो ग्लोबल टाइम्स जो गवर्नमेंट का अखबार है उसके जरिए भी जब उसे थ्रेट देने लगी, थ्रेट की भी परवाह ना करते हुए चाइना ने जितनी फौज लगाई, और यहाँ तक कि जब हमारे भारत ने भी वहाँ पे फौज लगाई, और एक रात उन्होंने एक ऐसा काम किया कि चाइना की फौज ने एक लोहे की रॉड्स के साथ जिन पे कील और कांटे लगे थे, उससे हम भारत की फौज पे अटैक किया, और 20 जो सैनिक जो थे, हमारे योद्धा जो थे भारत के, उनको मार गिराया, यानी कि वो शहीद हो गए और कई इंजर्ड हुए। लेकिन उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जो शूरवीर थे, हमारी सेना थी, उन्होंने भी अपना पराक्रम दिखाया, और चाइना के 50 से ज़्यादा जो सेना थी इंक्लूडिंग सीओ, उनको भी मार गिराया, जिसकी उन्होंने जब इसका तब हमें कन्फर्मेशन हुई, देश को इसकी कन्फर्मेशन तब मिली जब भारत के ही प्राइम मिनिस्टर लेह लद्दाख के दौरे में जाके अपनी फौज का मोरल बूस्ट करते हैं, और ये एडमिट करते हैं, ये मानते हैं कि भारत की फौज ऐसे नहीं मरी है, वो मारते मारते मरे हैं। ये कंफर्मेशन हुआ, और उसके बाद सैटेलाइट से इमेजेस और दुनिया के पेपर्स ने जो कई देशों के न्यूज़पेपर ने भी ये चीज़ें हाईलाइट की हैं। कुछ 50 से ज़्यादा बोलते हैं, कुछ 100 से ज़्यादा मिलते हैं कि जो चाइना के जो है सोल्जर्स मारे गए हैं। ये लेकिन चूंकि चाइना एक जो है कम्युनिस्ट कंट्री है, उन्होंने अभी तक किसी चीज़ का भी एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी चूंकि देश की पॉलिसी की बात चल रही है, उस वक्त हमारे चूंकि देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे, नेहरू जो थे, तकरीबन 17 साल हमारे देश के वो प्रधानमंत्री रहे, 16 साल और कुछ महीने वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी, उनकी एक सोच थी, एक तो नॉन अलाइनमेंट में वो यकीन करते थे, और सेकेंडरी वो ये भी मानते थे कि देश की आर्मी को मजबूत करने से बेटर है कि पुलिस को मजबूत किया जाए, चूँकि देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू करे, और तो और आर्मी के लिए वो मॉडर्नाइज करने के लिए इस नहीं सोचते थे। उनका ये मानना था कि जब भारत को ही किसी देश के साथ, दूसरे के साथ अगर दुश्मनी नहीं है, तो दूसरा देश भारत से क्यों दुश्मनी करेगा। इस नज़रिए से उनकी ये सोच थी, मॉडर्नाइज करने के बारे में ज़्यादा वो ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन उनकी सोच तो थी, लेकिन आज हम विचार करते हैं कि नेहरू जी की सोच के साथ क्या उनके एडवाइज़र, हिंदुस्तान के कोई जो एडवाइज़र उनके बने थे, उनकी भी क्या सोच नहीं थी? क्या उनके एडवाइज़र जो थे वो अपनी सोच और नेहरू जी के ही प्राइम मिनिस्टर, यस प्राइम मिनिस्टर बने रहे? क्या वो देश के हक पे बात नहीं कर सकते थे? क्या वो सिस्टम को नहीं बदल सकते थे? आज हम उसी में बात करते हैं, नेहरू जी के एक ऐसे इंसान जिस पे नेहरू जी बहुत रिलाई करते थे, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। लेकिन आज हमें उसे एनालाइज करने के लिए हम बताते हैं, उस बारे में बात करेंगे कि जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, जिनकी देश के डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते देश को बचाने की, सुरक्षा की गारंटी भी उन्होंने ली थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे जब हलफ लिया था, तो देश की सुरक्षा का हलफ उन्होंने लिया था, और देश की सुरक्षा का हलफ लेते लेते जब उनकी देश की सेना को दिया था, तो मॉडर्नाइज करना उनका भी फर्ज था। आज उनके बारे में बात करते हैं, जिनका नाम आप बेहतर जानते हैं। उनका नाम कृष्णा मेनन था। कृष्णा मेनन जो थे वो इंग्लैंड में 1924 में पढ़ने के लिए गए थे, और वो 28 साल वहीं पे रहे थे। हाँ, एक चीज़ रही है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थोड़े से इंक्लाइन थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। उस चीज़ को बताने के लिए कि वो कैसे थे और कैसे नहीं, उनके रेफरेंस के लिए आज मैं स्पोर्ट ले रहा हूँ। एक तो ले रहा हूँ
एक किताब है प्यार सच और थोड़ी सी शरारत। ये खुशवंत सिंह जो थे, जो नेहरू जी और इंदिरा जी के बहुत ही क्लोज रहे थे। और दूसरा जो है वो है, एक है इंडिया आफ्टर गांधी, ये रामचंद्र गुहा, ये इनकी एक हिस्टोरियन है। ये भी नेहरू और गांधी जी के बहुत समर्थक रहे हैं। ये उनकी बुक से आज हम कुछ लेके मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, कृष्णा मेनन जी के बारे में बताना चाहता हूँ। उन पे अगर हम बात करें तो कृष्णा मेनन जी के बारे में, तो पहले हम खुशवंत सिंह जी के बारे में बात करते हैं। उनकी किताब से रेफरेंस से हम बात करेंगे। पेज नंबर 125 पे उन्होंने क्या लिखा है। कृष्णा मेनन, जैसे मैंने कहा कि कृष्णा मेनन जो थे वो जब वहाँ पे पढ़ने के लिए इंग्लैंड में गए थे और वहीं पे रहे, वहीं पे उन्होंने बैरिस्ट्री की थी। और जब भी वो वहीं पे काम 28 साल उन्होंने वहीं पे निकाले। और खुशवंत सिंह वहाँ पे लिखते हैं, कृष्णा मेनन एक बदमिजाज बैरिस्टर थे जिनके पास कोई काम नहीं था। वह अपनी शक्तियों का उपयोग या तो अपनी इंडिया लीग को बढ़ाने में करते, या जब भी पंडित नेहरू इंग्लैंड आते तो उनकी जी हजूरी में, ये 47 में से पहले जब पंडित नेहरू इंग्लैंड में जाया करते तब उनकी जी हजूरी में किया करते थे। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने कृष्णा मेनन को उनकी सेवाओं के लिए, जो उन्होंने वहाँ पे सेवाएं करते थे इंग्लैंड में प्री जो 1947, उनकी सेवाओं के इब्ज में, उनके बदले में उनको जो इनाम दिया वो ये दिया कि उन्होंने भारत का उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर जो था वो इंग्लैंड में पहला एम्बेसडर जो बनाया वो कृष्णा मेनन जी को नेहरू जी ने वहाँ पे उनसे मुकर्रर किया। खुशवंत सिंह आगे लिखते हैं कि कृष्णा मेनन जो थे उनका दिमाग जो था वो कुंडलीधार था। मतलब उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती थी, किसी ना किसी चीज़ पे वो बात चलती रहती थी, इसलिए कुंडलीधार था। तो वो उनके वफादारों का अपना एक अलग ग्रुप था। मेनन की नज़र सुंदर स्त्रियों पर रहती थी। वह सुंदर महिलाओं के पतियों से दोस्ताना व्यवहार करते थे। गलतफहमी की शिकार महिलाओं की मेनन को खास समझ थी। ये इस नेचर के थे कि मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतनी लाइन करके आप समझ आएंगे वो किस नेचर के थे। मेनन की इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड कर दूं कि मेनन जब वहाँ पे थे तो वो जो लेडीज़ हुआ करती थी, और कुछ लेडीज़ को इतनी भी प्रिविलेज थी, इतनी परमिट था कि वो एम्बेसडर की कार, जो एम्बेसी की कार, जो कि वहाँ पे उच्चायुक्त की कार कहा जाता है एम्बेसडर की, वो भी अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए उनको ये छूट मिली थी। मेनन जो थे, वर्दीधारों के बारे में क्या ख्याल था उनका। मेनन को वर्दी वालों से भी एलर्जी थी। वह अपने जल, थल और वायु अधिकारियों से भी खुल्लम खुल्ला अपमानजनक व्यवहार करते थे। ये मेनन की सोच जो थी, ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं, चूंकि वो एम्बेसडर थे और खुशवंत सिंह उस वक्त वो भी इंग्लैंड में एम्बेसी में ही मेनन के साथ काम किया करते थे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र गुहा जी की किताब से बारे में बात करते हैं, तो रामचंद्र गुहा जी के किताब में पेज नंबर 305 पे वो मेनन के बारे में क्या बात करें, कृष्णा मेनन। और उस वक्त जब ये इन्होंने लिखा है, गुहा जी ने लिखा है, तो उस वक्त ये डिफेंस मिनिस्टर जो भारत के बन चुके थे, उनके बारे में क्या लिखा है। इंडिया चाइना बॉर्डर के हालातों को देखते हुए आर्मी चीफ थोमैया ने कृष्णन मेनन, जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे, आर्मी चाइना बॉर्डर पर लगाने को कहा। तो कृष्णा मेनन ने इंसिस्ट किया कि भारत को रियल थ्रेट जो है वो पाकिस्तान से है, ना कि चाइना से। उनको पाकिस्तान पे कंसंट्रेट करें, वहाँ पे आर्मी बॉर्डर पे लगाए, ना कि चाइना बॉर्डर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ ने जब मौजूदा हालात के बारे में बताया कि भारत की फौज के पास .303 इनफील्ड राइफल है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई थी, और ये रिक्वेस्ट और सजेशन दी कि हिंदुस्तान अगर चाहे तो वो FN4 ऑटोमेटिक राइफल बेल्जियम के से लाइसेंस पर खुद बना
सकते हैं, खुद भारत बना सकता है। तो जिस पर मानन ने गुस्से से जवाब दिया था, एक आर्मी चीफ को मानन ने गुस्से से जवाब दिया कि उन्हें नाटो हथियारों की देश में ज़रूरत नहीं है। गोया एक तरफ नेहरू भी आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर चूँकि उस पे शपथ लेके देश को बचाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर बने थे, वो भी ये कह रहे हैं कि उनको नाटो हथियारों की ज़रूरत नहीं है। गोया कि वो भी 303 पे ही काम चलाऊ सरकार बना रहे थे, ये जानते हुए कि जो चाइना की उस वक़्त क्या वो कर रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, वो जानते हुए। आगे गोहा लिखते हैं कि 1959 अगस्त के आखिरी सप्ताह में आर्मी चीफ थोमैया और डिफेंस मिनिस्टर मैनन के फिर एक बार मतभेद सामने आए। जब डिफेंस मिनिस्टर मैनन ने एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम बीके कोल था, और ये भी कहा जाता है कि बीके कोल जो थे वो नेहरू जी के कज़न थे, को लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर बिठा दिया, जबकि उनके अलावा 12 ये जो बीके नेहरू से 12 सीनियर आर्मी ऑफिसर थे। उन आर्मी ऑफिसर 12 आर्मी ऑफिसरों को छोड़ के बीके कोल को मैनन ने प्रमोट करके बिठा दिया। जबकि बीके कोल जो थे वो रेगुलर कम्बैट फोर्स से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे और वो आर्मी सर्विस कोड से ताल्लुक़ रखते थे। गोया कि उनको भी लड़ाई का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो सप्लाई के थे, आर्मी सर्विस कोड के थे। थोमैया जी के एतराज़ करने पर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने एक रिज़ेंटमेंट शो की तो उनकी वजह से थोमैया जी ने अपना 31 अगस्त को 1959 को अपना रेजिग्नेशन इन चीज़ पे अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को भेज दिया, चूँकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे ऑफिसर जो अनएक्सपीरियंस अफसर हैं उनको वो आगे लाया जाए। और उसका एक्सपीरियंस तो फिर आगे देख लिया। 1962 में जब वॉर हुई तो यही बीके कोल जो थे 2 दिन 1962 वॉर से 2 दिन पहले ही अपने हार्ट की प्रॉब्लम का बहाना लगा के दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और जो देश की फौज थी उनको भगवान भरोसे उन्होंने छोड़ दिया था। उसके आगे गोहा लिखते हैं कि 1959 अगस्त में ये उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन थोमैया साहब ने 31 अगस्त 1959 को रेजिग्नेशन दिया तो फिर अपोजिशन और प्रेस का जब प्रेशर पड़ा गया, अपोजिशन पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी किया, अटल बिहारी वाजपेयी और कृपलानी जैसे जो वहाँ पे बड़े नेता बैठे थे, उन्होंने जब ऑब्जेक्ट किया और प्रेस का प्रेशर पड़ा, फिर नेहरू जी ने थोमैया जी को अपने वहाँ पे ऑफिस में बुलाया, 2 लंबे डिस्कशंस हुए और डिस्कशन के बाद थोमैया जी को रेजिग्नेशन वापस लेने के लिए तैयार कर लिया। आगे गोहा लिखते हैं कि 1959 अगस्त में की आखिर में एक जगह है लंगू एरिया में चीन और भारत की फौज के दरमियान आपस में हथियारों से झड़प भी हुई और उसके बाद अक्टूबर 1959 के आखिर में लद्दाख के एक कुंगका पास इलाके पर चीन की फौज ने भारत के 9 जवानों को मार गिराया और कई जो थे वो पकड़ लिए। और तो और ये इल्ज़ाम चाइना ने लगाए भारत पे कि भारत की फौज जो है चाइना के अंदर जो आ गई थी, जबकि भारत के सेना ने उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, ना कि उनके किसी बड़े ने जस्टिफाई करना चाहा। उन्होंने जस्टिफाई अपने आप को किया कि वो तो महज अपने ही एरिया में चक्कर लगा रहे थे। ये हालात उस वक़्त जब चाइना एग्रेस कर रहा था और हमारे वाले अपीसमेंट पॉलिसी पे चल रहे थे कि अब चाइना मान जाएगा कि अब चाइना मान जाएगा और अपने बंदों को मरवाते जा रहे थे। अब इसी बात पे
1962 में तो अटैक हुआ था, उससे पहले 1 साल पहले अप्रैल 11 1961 में कृपलानी, जो कि किसी वक्त कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, वो तो प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे और तो और एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी थे। तो उन्होंने क्या कहा 11 अप्रैल 1961 में पार्लियामेंट में, 1961 को कृपलानी जी ने अपनी एक ऐतिहासिक स्पीच में, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, उसमें उन्होंने भारत के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौरान हुकूमत में, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, ने देश के 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा बिना किसी एतराज़ के, विदाउट स्ट्राइकिंग ए सिंगल ब्लो, या यूँ कहें कि बिना किसी रिजेंटमेंट के चाइना के हवाले कर दिया। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आर्मी में योग्यता यानी कि मेरिट पर प्रमोशन नहीं होती, प्रमोशन सिर्फ पिक एंड चूज पॉलिसी पे होती है या डिफेंस मिनिस्टर की चाहत पे होती है। सेना में भी एक अलग ग्रुप बना दिया है, उसमें भी ग्रुपिज्म बन गया है, जिस वजह से फौज का मोरल जो है वो कमज़ोर हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अब इस किस्म के डिफेंस मिनिस्टर रहे जो कि साइना, जो कि एक यूनिट होना चाहिए था, उनमें आपस में एक मत होना चाहिए था, और वो लड़ने के लिए वो भी एक डिवाइड करके रख दी। सेना डिवाइड की, चाइना पे अपनी फौज ना तैनात करके चीन को अंदर आने के लिए वेलकम किया। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 से, लड़ाई से पहले ही ये सरेंडर कर चुके थे। इस किस्म की सोच के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। अब इल्ज़ाम हम किस पे लगाएं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप सोचें, पसंद आती है वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। फिर नए जो देश के ऐसे ही बंटाधार करने वाले लोग थे, ऐसे ही चापलूस और यस प्राइम मिनिस्टर करने वाले लोग थे, उनके साथ फिर नए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक इंतज़ार करें और तब तक एक ही बात कहूँगा, जय माता दी।